राजस्व कानून में संशोधन की प्रक्रिया को सरल बनाना तथा इसके लिए जिला कलेक्टर को अपीलीय अधिकार राजस्व अपील अधिकारी के स्थान पर संबंधित संभागीय आयुक्त को दिए जाने की घोषणा करता हूं ताकि अनावश्यक विवाद खत्म हो। सभापति महोदय, इस बात को जो बजट में घोषणा की, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को। 3.5 लाख वो मुकदमे जो आज राजस्थान के विभिन्न न्यायालयों में है वो उनमें उनको अधिकता लगी। पर सभापति महोदय, जब मैं आज देखता हूं 4 साल खत्म हो जाने के बाद इन मुकदमों की संख्या, मंत्री महोदय, मुकदमों की संख्या बढ़कर होगी 6,90,000। और सभापति महोदय, और इसके अंदर 65,726 मामले वो हैं जो आज रेवेन्यू बोर्ड, हम सब जानते हैं रेवेन्यू बोर्ड को हम कहते हैं, ये राजस्व कानून का हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट है। इस रेवेन्यू बोर्ड के अंदर 65,726 मामले चल रहे हैं। और सभापति महोदय, चिंता जब बढ़ जाती है, जब आज जिस बात का जिक्र हुआ, चौथी पीढ़ी लड़ रही है, ये 44 बीघा जमीन, सबसे पुराना मुकदमा यूआईटी जोधपुर बनाम यशुद्दीन का, और उसमें लिखा चौथी पीढ़ी अब भी लड़ रही है, ये 46 साल गुजर जाने के बाद। सभापति महोदय, हमारे आंकड़े ये कहते हैं कि राजस्व न्यायालयों में जितने प्रकरणों का निष्पादन होता है 60% प्रकरण आके और जुड़ जाते हैं। और अभी जयपुर जिले के मैं आंकड़े देख रहा था, इस जयपुर जिले के अंदर 37,000 प्रकरण राजस्व प्रकरण आज लंबित है सभापति महोदय, और इनमें 15,000 प्रकरण 5 साल से पुराने हैं। तहसीलदार की कोर्ट में मामला जाएगा, वहां की अपील एसडीएम के पास होगी, आरडब्ल्यूए के पास होगी, कलेक्टर के पास होगी, संभागीय आयुक्त के पास होगी, और अंतिम पड़ाव के अंदर रेवेन्यू बोर्ड में जाएगा। डिग्री वापस पारित, डिग्री अगर दुर्भाग्य से डिग्री पारित होगी तो डिग्री पारित होने में भी सभापति महोदय गिरदावर से लेकर और कलेक्टर तक के सफर के अंदर पीढ़ियां खप जाती है। सभापति महोदय, गांव में कई बार लोग कहते हैं ऊपर तो करतार है और नीचे पटवार है। आज भी पटवारी की एक गलत एंट्री को दुरुस्तीकरण करने के लिए जितना काश्तकार जितने की पीढ़ियां परेशान होती है हमारे सामने है। और पटवारी, मैं समझता हूं अगर अहम कोई कड़ी है, आज राजस्थान के 68 लाख जोतेदारों का सीधा संबंध अगर रोज पड़ता है तो पटवारी से पड़ता है। और दुर्भाग्य से पटवारी का आज भी कोई कार्यालय फिक्स नहीं है। हम ग्राम सचिवालय की बात करते हैं, पर मैं दावे के साथ कहता हूं मंत्री महोदय, एक भी पटवारी ग्राम पंचायत में अपने दफ्तर में नहीं बैठकर तहसील मुख्यालय के अंदर अपने वाहन के अंदर बस्ते को लाद कर और अपनी तहसील या जिला कलेक्टर में बैठकर सौदेबाजी करने में लगा है। मैं सुझाव दे रहा हूं, मैं आज कोई आलोचना करने नहीं खड़ा हुआ। सभापति महोदय, मैं उस परिवार से आता हूं जो खुद धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करते हैं, इसलिए मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूं, पाबंद करें। ग्राम सचिवालय का जो कंसेप्ट आया है उस कंसेप्ट के आधार पर पटवारी निश्चित तौर पर अपने उस ग्राम पंचायत के कार्यालय में बैठे। सभापति महोदय, मैं देख रहा था, मैं पेचीदगियां समझ रहा था। सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा, ये जो 2 कानून है, एक लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 और लैंड टेनेंसी एक्ट 1955, ये मूल जो एक्ट बने सभापति महोदय, आज तक इनमें 400 अमेंडमेंट हुए। इस विधानसभा ने, इस राजस्थान की विधानसभा ने 400 बार उन संशोधनों को पारित किया है। सभापति महोदय, इनका मूल रूप बिगड़ गया। आज श्रीमान को पता होगा, आज आप जाएंगे सीकर के अदालत में, आपको आसानी से हर कोई हाथ उठाकर वकील कह देगा मैं क्रिमिनल केस लड़ता हूं, मैं सिविल केस लड़ता हूं, पर लैंड रेवेन्यू का मुकदमा लड़ने वाला यदा कदा आपको वकील मिलेगा, क्योंकि पेचीदगियां इतनी हो गई। आज 62% जनता से जुड़ा हुआ ये महकमा, और इसके अंदर सभापति महोदय तबाड़ तोड़ होने वाले इन राजस्व कानूनों में संशोधन में, लॉ के इंटरप्रिटेशन में इतनी गलियां छोड़ दी। अभी मुझसे पहले सदन के अंदर जिन लोगों ने अपनी बात रखी, राजस्व मंडल से लेकर तहसीलदार तक हर न्यायालय के अंदर भ्रष्टाचार की बात कही। और सभापति महोदय, भ्रष्टाचार की जड़ कहां है? भ्रष्टाचार की जड़ है
ये 400 अमेंडमेंट जो अलग अलग समय पर हुए, इन अमेंडमेंटों ने कानून में इतनी गलियां छोड़ दी कि आज जो हुक्मराना बैठा है वो किसी भी कानून का किसी भी प्रकार का इंटरप्रिटेशन करके किसी भी पक्षकार के अंदर जो उसको राजी कर दे, खुश कर दे, जिसके जो चांदी के जूते के सामने नतमस्तक हो जाए, वो उस इंटरप्रिटेशन से एक को लाभ दे सकता है और कह देगा मैंने तो अदालत में बैठकर न्याय की बात कही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी बातों के कारण से मैं कह सकता हूं इन पेचीदगियों में अगर उलझा है तो काश्तकार उलझा है। और सभापति महोदय, आप भी एक बात के साक्षी रहे, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। 1994 में पहली बार राजस्थान की विधानसभा में इस लैंड टेनेंसी एक्ट और लैंड रेवेन्यू एक्ट को रीराइट करने की बात हुई, भैरव सिंह जी शेखावत ने की। और वो जब संशोधन लेकर जब इस विधानसभा में आए, सभापति महोदय, उस समय कई ऐतराज सामने आया, मामला सेलेक्ट कमेटी के पास चला गया। और सभापति महोदय 1996 में फिर भैरव सिंह जी के कालखंड में दोबारा उन्होंने कहा, आप श्रीमान जानते हैं सभापति महोदय, वो एक बात अपने भाषण में कहा करते थे कि ये जो लैंड रेवेन्यू एक्ट और लैंड टेनेंसी एक्ट का पोथा है, जिसको बड़ा बड़ा वकील भी इनकी पेचीदगियों को नहीं समझ सकता, मैं इनको सरल भाषा में एक गुटके की तरह के रूप में छोटा बनाना चाहता हूं, ताकि किसान का बेटा, पढ़ा लिखा बेटा अपने पिता को बता सके कि इसमें आपको ये अधिकार है, ये अधिकार नहीं। 1996 में मामला आया, फिर सेलेक्ट कमेटी में चला गया और दुर्भाग्य से 1998 के अंदर वो सरकार बदल गई और भैरव सिंह जी का सपना अधूरा रह गया। 2003 के अंदर सभापति महोदय फिर विधानसभा के अंदर लैंड टेनेंसी एक्ट को लेकर फिर वो मामला संशोधन विधेयक आया, फिर वो मामला सेलेक्ट कमेटी के पास गया और उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। और आखिर में 2008 में जो राजस्थान अभिधर्ती विधेयक 2008 रीड्राफ्टेड बिल विधेयक संख्या 17 सदन में आया, वो भी सेलेक्ट कमेटी में चला गया। इसलिए सभापति महोदय, सबसे बड़ी आवश्यकता है, मंत्री महोदय वादा आपने किया, वादा हम करें, कुछ भी करें, पर आज इन कानूनों को इनकी समीक्षा करके नए सिरे से रीराइट करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आप पुराने राजस्व मंत्री जी नहीं है, मैं उनका रिप्लाई पढ़ रहा था जो जुलाई 2019 में उन्होंने दिया, उन्होंने भी इसी बात की दुहाई दी। और सभापति महोदय, ये सिविल कोर्ट से रेवेन्यू कोर्ट को अलग करने की अवधारणा क्या थी? अवधारणा यही थी कि रेवेन्यू कोर्ट के अंदर डेडिकेटेड उनका कोर्ट राजस्व न्यायालय, उनको त्वरित और सीधा न्याय मिले। परंतु ये विरोधाभासी कानून और ये जो सभापति महोदय जो अमेंडमेंट हुए, आज इस धरती पर जमीन के नीचे पानी है, पानी को लेकर कानून बन गया, मिनरल्स है, मिनरल्स को लेकर कानून बन गया। आज हम अगर वन है तो एनजीटी तक का कानून आ गया। इसलिए सभापति महोदय पेचीदगियां आ गई। और मंत्री महोदय, सिविल कोर्ट में मुकदमा चालू होता है तो उसके अंदर वैलिडिटी उसकी 5,000 रुपये की मलकियत से चालू होता है। 5,000 रुपये की मलकियत में सिविल कोर्ट में मामला दायर होता है। और रेवेन्यू बोर्ड में 1 बीघा जमीन किसान की कीमत भी लाखों में है और उसकी आजीविका भी खेती पर निर्भर करती है। और सभापति महोदय, राजस्व मंडल और राजस्व मंडल के बारे में अभी पुष्कर से आने वाले मान्य सदस्य ने कुछ बात कही। मैं एक मामले के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और मुझे मालूम है कि आप बड़ी दबंगता से किसी आंख मिलाकर उस बात को देखते भी हैं। ये जो राजस्व मंडल का ताजा फैसला जो 20 जनवरी 2023 को आपके इलाके में आया, मंत्री महोदय, इस फैसले ने हिला के रख दिया, क्योंकि बिजोलिया क्षेत्र में 15 करोड़ रुपया बीघा की जमीन, 277 बीघा जमीन, 3400 करोड़ की जमीन और ये 227 बीघा जमीन में 80% सैंडस्टोन है। 1 लाख पेड़ लगे हैं, वहां पैंथर है, भालू है, सियार है, अजगर है, नीलगाय है। और 1965 से और 1945 में उदयपुर रियासत में पहाड़ दर्ज है। सचेतक जी, 1965 से वन विभाग में दर्ज है और 1965 से 55 साल तक लगातार वहां कोई खेती नहीं, किसी का कब्जा नहीं। 1984 में एक गोदनामा तैयार किया गया। गोदनामा के आधार पर एक वाद एसडीएम के पास दायर किया गया और एसडीएम के पास ने उस वाद को 12 जून 2014 को मंडल एसडीएम ने खारिज कर दिया। पुनः मामला
अपीलेंट कोर्ट में गया और 25 जून 2019 को रेवेन्यू कोर्ट ने, अपीलेंट कोर्ट ने इस एसडीएम के कोर्ट को सेट असाइड कर दिया और उसके विरुद्ध में मामला रेवेन्यू बोर्ड में गया और रेवेन्यू बोर्ड ने इसी 20 जनवरी को आनन फानन में 9 खातेदारों को, मैं खातेदारों का नाम बताऊंगा तो समय मेरा जाया होगा। मैं समझता हूं कि अगर इस प्रकार एक गोदनामे के आधार पर एक जैन परिवार है, एक राजपूत परिवार है, एक रावणा राजपूत परिवार है, मैंने गोदनामे के आधार पर पहला ये मामला देखा है जिसके अंदर 3 परिवारों को 3400 करोड़ रुपए का मामला कर दे। सभापति महोदय, अभी पिछले दिनों में राज्य विधि सेवा प्राधिकरण की लोक अदालत लगी। मैं उसका आंकड़ा पढ़कर चौंक गया। ये क्या माजरा क्या है कि इस अदालत में एक दिन के अंदर ये 28,000 प्रकरण कैसे निष्पादित हो गए। सभापति महोदय, मैंने जानकारी की, इन अदालतों में जाने के लिए कलेक्टर को फरमान जारी, कलेक्टर का नीचे फरमान जारी, लोक अदालत आ रही है, इसलिए आने वाले 1 महीने में 1 म्यूटेशन दर्ज मत करना, 1 खाता विभाजन मत करना, 1 रास्ते का विवाद मत समझा लेना। और ये सारे मामले उस लोक अदालत में ले जाकर सिर्फ ये दिखाने के लिए हमने बहुत अच्छा कर लिया और इस बात को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सभापति महोदय, आज एक विधानसभा में आज ही दिन में एक मामला आया। मान्य विद्याधर से आने वाले मान्य सदस्य ने मामला, उनका ताराकांत पर्सन था, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। रामगढ़ बांध जिसमें एशियाड नौका के प्रतियोगिता हुई, दम घोट दिया। रामगढ़ बांध में राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 के सेक्शन 16 का खुला उल्लंघन करके रसूखदारों को जमीन अलॉट कर दी। और उसके बाद सभापति महोदय, अब्दुल रहमान का प्रकरण आ गया। रेफरेंसेज हुए गुलाब जी कोठारी की रिट पिटीशन पर। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गुलाब कोठारी को, उनकी रिट पिटीशन पर कैचमेंट एरिया में जो अवैध तौर पर जो आवंटन हुआ, टेम्परेरी आवंटन हुआ, उसमें उसके मामले रेफरेंस जो है 638। और ये कब हुए सभापति महोदय? 2011 में, 11 साल पहले। और यही रेवेन्यू बोर्ड जो 638 मामलों में 11 साल बाद में 338 पर फैसला करता है और आज 336 प्रकरण यथा पड़े हैं रामगढ़ का दम घोटने के लिए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है सभापति महोदय? सभापति महोदय, मैंने जब आपको कहा कि ये जब जनसंख्या बढ़ी, जोत बटी, खेत पर दबाव बढ़ा, नामांकन खुले, खाता विभाजन, पत्थर गड्डी, सीमा ज्ञान, और सभापति महोदय इन सारों में विलंब का मैं कारण बताऊं आपको, आपका आश्चर्य होगा सभापति महोदय। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, 10 जिलों के अंदर 2 सालों में 2021 में सिर्फ खेत के अंदर मेड़बंदी को लेकर और रास्ते को विवाद को लेकर जो हत्याएं हुई है राजस्थान में, 2021 में 676 हत्याएं, 2020 में 645 हत्याएं। भरतपुर इसके अंदर पहली पायदान पर रहा, 187 हत्याएं भरतपुर में, 186 उदयपुर में, गंगानगर में 140, अलवर में 133, सीकर में 122, बीकानेर में 118, नागौर में 115। ये खून का प्यासा हो गया क्योंकि खेत का विभाजन हुआ, जोत बटी, भाई भाई में बंटवारा हुआ, पर उस रास्ते का बीच का रास्ता नहीं, रास्ते के विवाद को राजस्व न्यायालय लेके बैठ गया। और सभापति महोदय, आजकल ये बहनें जो हक तागा करती है अब हक लेने लग गई, इससे भी विवाद बढ़ गए। और कोर्ट में खाज तब हो गया जब ये एसडीएम, एसीएम और तहसीलदार इन सारे मामलों में, राजस्व मामलों में फैसला बरसों तक नहीं करते। सभापति महोदय, ये जो एसडीएम साहब है, ये जो तहसीलदार साहब है, मंत्री महोदय विराजते हैं, मंत्री महोदय आ गए, प्रभारी मंत्री जी एसडीएम साहब लगे सीमा पर लेने चले गए। ये प्रोटोकॉल में लगे रहते हैं, मिजाज कुर्सी में लगे रहते हैं। हाई कोर्ट ने मजबूर होकर एक फैसला किया था, फैसले की कॉपी में आज भूल गया, लेके नहीं आया, कि हर राजस्व अधिकारी को सप्ताह में 3 दिन तक अपनी अदालत में बैठना पड़ेगा। कोई नहीं बैठता। मैं समझता हूं कि ये जो आजकल सभापति महोदय ये न्यायालय में राजस्व अधिकारी नहीं बैठते, आपको डेडिकेटेड, अब वो समय आ गया है मंत्री महोदय, राजस्थान के अंदर ये प्रोटोकॉल में, कानून व्यवस्था के अंदर आप अलग अधिकारी लगाओ। राजस्थान में न्यायिक विवाद, जो राजस्व न्यायिक विवाद है, उनको निपटाने के लिए आप अलग अधिकारी लगाओ।
और आप देखो आजकल तो रोज बीसी, मतलब हम नहीं अपने एसडीएम से बात नहीं कर सकते। आपका जिला कलेक्टर जो उस जिले के राजस्व के अपीलेंट अथॉरिटी का सबसे बड़ा अधिकारी है, जिसको रोज इजलास में बैठना चाहिए, उसके वो 28 कमेटियों का चेयरमैन है। आपका एसडीएम 16 कमेटियों का चेयरमैन है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस पर आप निश्चित तौर पर विचार करें। और ये बढ़ती जोत की बात मैंने कही, मंत्री महोदय आप बहुत अच्छा अध्ययन करते हो। आपने टेनेंसी एक्ट 1955 के नियम 169 के तहत बना वो प्रारूप P267, ये एक प्रारूप है सभापति महोदय, जिसमें जमाबंदी को वहां उसमें उतारने का प्रावधान है। अब ये जमाबंदी, इसमें जो क्षेत्रफल है वो हेक्टर में इंदिराज है, हेक्टर के हिसाब से है। और आज जमीन जोत बढ़ती चली गई। सभापति महोदय मैं आज आपसे प्रार्थना करूंगा, आज आप अपना खाता खतौनी निकाल के देखना, संयुक्त परिवार का कोई आदमी अपने खाता खतौनी के आधार पर हेक्टर में इंदिराज इस प्रारूप 267 के आधार पर अगर ये बता दे कि मेरी जमीन इस मुरबा नंबर में, इस खाता नंबर में इतने, इस बिस्वा इतनी है, नहीं बता सकता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा ये पुरानी परंपरा को बंद करो। अब बिस्वा और बीघा, क्योंकि जोत छोटी होगी मंत्री महोदय, आपको मालूम है अभी 80% राजस्थान में लघु सीमांत किसान है, 2 हेक्टर से नीचे के किसान रह गए। सभापति महोदय बहुत अन्याय हो रहा है और मैं निवेदन करना चाहूं, इसलिए हेक्टर की जगह पर आप बीघा और बिस्वा में करें। और मैं निवेदन करूं कि ये जो आपके टेनेंसी एक्ट 53 है, इस टेनेंसी एक्ट 53 में जो रूल बने हुए हैं, रूल 1831 में, इसमें खाता विभाजन की प्रक्रिया दी है। खाता विभाजन का विवाद चला गया तो समझ लो इतनी पेचीदगियां हैं। मैं कोट कर रहा हूं सेक्शन 53 रूल 1831, और इसके अंतिम निस्तारण होता है सभापति महोदय, खाता विभाजन के लड़ते लड़ते लोग पहुंच जाते हैं मेरा हक कितना, तेरा हक कितना, रेवेन्यू बोर्ड तक। और इसमें प्रावधान क्या किया गया है, खाता विभाजन करने वाला तहसीलदार या अधिकारी दोनों पक्षों का, 2 पक्ष 4 पक्ष, उनके विभाजन के प्रस्ताव और उनकी आपत्तियां तलब करेगा और खाता विभाजन से पहले मौके पर जाएगा, ताकि ये रास्ते का विवाद, सभापति में खून खराबा रास्ते के कारण होता है। आज सुबह ही माननीय एक विधायक महोदय बोल रहे थे कि अगर 2 भाई है, खाता विभाजन हो गया, एक कुआं है और एक कुआं एक भाई के खाते में चला गया, दूसरे भाई के खाते में नहीं आया, विवाद प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए मौके पर कोई अधिकारी नहीं जाता। इसलिए मेरा आपको सुझाव है, मैं सुझाव देना चाहूंगा कि अब जमाना डिजिटल इंडिया का है, अब ड्रोन से सर्वे का है, मौके पर आपके अधिकारी जाते नहीं, या तो मौका कमिश्नर नियुक्त करना प्रारंभ करो ताकि विवाद नहीं हो, या ड्रोन से सर्वे करा के इस खाता विभाजन के जो नियम बनाए मैंने टेनेंसी एक्ट 1955 के सेक्शन 53 में, आप इसको करें। और ये आपने 2019-20 में क्या घोषणा की थी जी, पैरा 165 में, कब नामांतरण की संपूर्ण का प्रक्रिया अब कागज रहित ऑनलाइन हो जाएगी। आज ऑनलाइन करवा दिया आपने चालू। आपको मालूम है मंत्री महोदय, ये जो हमारा लैंड टेनेंसी एक्ट 1956 की धारा 133, 134 और 135, इसमें आपके नामांतरण दर्ज करने की प्रक्रिया निर्धारित की है। और उसके बाद 136 के अंदर सभापति महोदय, जिस दिन ये नामांतरण खुलता है उसी दिन तस्दीक करने का काम तहसीलदार का है, और आपने उसमें तहसीलदार की तस्दीक के बाद उसको लॉक करने की बात भी लिखी है। आप आज मैं जयपुर की बात कर लूं, जयपुर के अंदर 17 तहसीलें हैं, 4000 से ज्यादा नामांतरण। जब मैं इस सदन में अपनी बात कह रहा हूं, आई मे बी रॉन्ग, आई वांटेड टू बी रॉन्ग, अधिकारी लोग मेरी बात सुन रहे हैं। अगर आप 4000 से ज्यादा प्रकरण से जयपुर जिले के अंदर 1 महीने से 4 महीने से ज्यादा समय लंबित नहीं है तो आप मुझे कह दें। इसलिए मैं निवेदन करूं, एक आपने जो रजिस्ट्रेशन के लिए मैनेजमेंट सिस्टम को ऑनलाइन चालू किया है, ये सभापति महोदय अगर फंस गया कोई काश्तकार इसमें तो चक्कर गनी बना रहा हो, ना तो इनका पोर्टल खुले ना उसको देख पाए मेरा मुकदमा कहाँ है। और ऑफलाइन के अंदर पेशकार भगवान है, ये पेशकारों ने इस किसान को, इस खातेदार को लूटने का जो काम किया। और मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, ये जो रास्ते का प्रकरण है जिसके बारे में मैंने कहा, ये टेनेंसी एक्ट के 25 सेक्शन 251A में
रास्ता के निर्धारण करने के लिए नियम बने हैं, नियम 68 से 70 तक 2012 में नियम बनाए थे। बनाए इसलिए थे कि विवाद इसका ज्यादा बढ़े नहीं। आपके एक गिरदावर, एक तहसीलदार, क्योंकि उसमें प्रावधान है कि दोनों पक्षों के मौके पर जाकर रास्ते का वो करेगा, पर एक आदमी, एक गिरदावर कोई जाता नहीं है। और इसका कारण क्या रहा कि इनके नहीं जाने के कारण ये विवाद बढ़ते जाते हैं। और मैं सभापति महोदय, ये चारागाह भूमि, ये गरीब की भूमि। 5 मिनट में समाप्त करें। सभापति महोदय, मेहर तो अभी सभापति महोदय 5 मिनट में 5 मिनट। सभापति महोदय, मैं मेरी बात को इस लैंड रेवेन्यू राजस्व की आगे बढ़ाऊं, इससे पहले मैं समाज कल्याण मंत्री महोदय आपका ध्यान 3 बातों की ओर दिलाना चाहूंगा। सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा समय देते हैं। सभापति महोदय, जो चारागाह की बात मैंने कही, ये काश्तकारी अधिनियम में 1955 में सेक्शन 5(8) में चारागाह भूमि परिभाषित है। और आज 8% राजस्थान में चारागाह भूमि है और इसका प्रबंधन का काम अधिकार ग्राम पंचायत का है। पर चारागाह गायब, गोचर गायब, इनकी सीमांकन नहीं, राजस्थान में इनकी पत्थरगढ़ी नहीं। इसका दोष आप पर नहीं, इसका दोष हमारे पर भी हो सकता है, हम भी उधर बैठे थे। निशानदेही नहीं, आबादी विस्तार का प्रकरण है तो चारागाह भूमि खत्म, स्कूल का अगर मैदान बना चारागाह भूमि खत्म। और क्योंकि सभापति महोदय, इस टेनेंसी एक्ट के चैप्टर 2 के सेक्शन 5 के में सब क्लास 28 में और धारा 4 में ये सेक्शन 7 में किस्म परिवर्तन करने का अधिकार दे रखा है। आज पशुओं के लिए बैठने की जगह नहीं। और एक अब्दुल रहमान का मामला आपके सामने आया। सभापति महोदय, भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 16(2) में कृषि भूमि तब आवंटित नहीं की जा सकती जब वो नदी, नाले, तालाब में हो। और इस मामले को लेकर 2004 में अब्दुल रहमान का मामला आया और अब्दुल रहमान के मामले के अंदर यह फैसला किया गया कि 15 अगस्त 1947 की जो स्थिति थी, नदी नाले अगर 1947 में बह रहे हो तो उस सारे जमीन को उसी रूप में किया जाए। हजारों रेफरेंसेस, ये जो 65,000 रेफरेंसेस रेवेन्यू बोर्ड में है, अब्दुल रहमान के प्रकरण के बाद हजारों रेफरेंसेस वहां चले गए। और इसके बाद सभापति महोदय, ये जो फैसला आया, ये जो मैंने कहा सभापति महोदय, ये जो अपने एशियाड के अंदर, रामगढ़ के अंदर जो हुआ, ये बाणगंगा के साथ जो बाणगंगा का गड़ा घोटा गया, उसमें भी अगर ये गुलाब कोठारी जी के साथ अब्दुल रहमान का मामला नहीं आता तो ये जो थोड़े से अतिक्रमण हटे वो भी नहीं हटते। और उसमें 2012 की खंडपीठ का फैसला आया। मंत्री महोदय, डायरेक्टर जनरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, उसमें लिखा खंडपीठ ने कहा मौके पर अगर नदी नाला नहीं है तो अब्दुल रहमान का लागू नहीं होगा। यह सुप्रीम कोर्ट में 2022 में अल्ट्राटेक वर्सेस राजस्थान सरकार ने भी यही कहा। पर फिर भी आज जिस प्रकार हो रहा है, और ये कॉलोनाइजेशन एक्ट जो बना, उस कॉलोनाइजेशन एक्ट के अंदर सभापति महोदय अब्दुल रहमान का प्रकरण लागू है ही नहीं। और दुर्भाग्य ये बात है, INGB रूल 1975, भाखड़ा रूल्स 1955, और उसके बाद भी इस उपनिवेशन क्षेत्र के अंदर हजारों रेफरेंसेज आपने वहां भेज दिए, किसान बर्बाद होता चला गया। और सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, ये टहला वाला मामला तो आपको ध्यान होगा। टहला के अंदर जो भूमि आवंटन के नियम बने हुए हैं, प्रशासन गांव के संघ के उस मामले में रसूखदारों ने जो जमीन की लूट की है, केशव कुमार राजगढ़ के SDM, उन्होंने 250 वर्ष पहले शिव मंदिर तोड़ा, उन्हीं को पुरस्कृत किया, थाना गाजी में लेकर चले गए और निलंबन हुआ 25 अप्रैल को। और बैक डेट के अंदर इन्होंने 2500 बीघा जमीन, 10,000 करोड़ की जमीन, नदी नालों की जमीन, उन जमीन को आवंटित करने का काम कर दिया। कलेक्टर ने कमेटी बनाई और कमेटी ने ये कहा, कलेक्टर की कमेटी ने कि 803 प्रकरणों में 704 प्रकरणों में अनियमितता पाई गई। आपने एक पटवारी, एक कानूनगो को निलंबित किया। 16 ग्राम पंचायतों में 17 पटवारी, 9 निरीक्षक, 2 तहसीलदार और 6 राजस्व अधिकारी। इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराओ मंत्री महोदय, ये रिपोर्ट मेरे सामने है। मैं समझता हूं इस प्रकार के प्रकरण जब सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर बात खड़ी हो जाती है। और अंतिम में मैं ये कहूंगा, ये मंदिर माफी की जमीन की लूट जो मची हुई है, आपने खुद ने एक बार आपके मंत्री महोदय ने, जब ये दौसा में शंभू पुजारी का मामला आया था, 11/4/2021 को ये लिखित में वादा किया था कि हमें अन्य राज्यों में राजस्व विभाग द्वारा मंदिर माफी के जमीन के संरक्षण हेतु विधिक और प्रशासनिक सुझाव के संबंध में अधिनियम बनाने हेतु अन्य राज्यों का अध्ययन करेंगे। आज मैं निवेदन करूं, मैं पूरी बात कहूंगा,
तो लंबा समय लग जाएगा। आपके आज सीकर हाईवे में टाटियावास के अंदर, ये आनंद लोक मुख्य स्कीम के अंदर मंदिर माफी की 100 करोड़ जमीन एक टेम्परेरी एंट्री करके किसी के नाम चढ़ा दी। ये जितने पुजारी, और एक में उच्च न्यायालय में ये तारा बनाम राजस्थान सरकार में जो ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं 5, मैं समझता हूं सभापति महोदय मुझे कहना बहुत था। सभापति महोदय, अंत में मैं ये बात जरूर कहूंगा, मैं समाज अधिकारिता मंत्री आपसे निवेदन करूंगा, आज सदन के अंदर धानका और धानका इसको बात को लेकर कई मान्य सदस्यों ने बात कही। मैं मेरी बात समाप्त करूं इससे पहले आर्टिकल 341, आर्टिकल 342, इसमें एससी और एसटी के रिजर्वेशन हमारे संविधान के निर्माताओं ने दिया, और आर्टिकल 342 के तहत जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 1950 आया, जो 1979 के अंदर जिसका अमेंडमेंट हुआ, उसके अंदर सभापति महोदय एक एंट्री बनी है। उस एंट्री में धान का वो एंट्री नंबर 4 पर अनुसूचित जनजाति में, और सभापति महोदय उसी के अंदर धानका और धानकिया ये क्रम संख्या 19 और 20 में, और इसमें सभापति महोदय एक 9/8/2019 को समाज कल्याण ने आदेश जारी कर दिया कि धानका अब भी है इस लिस्ट में सम्मिलित है, इसलिए धानका के अब इनके सर्टिफिकेट जारी करना बंद कर दो। आज हजारों व्यक्ति जिनको धान का लिख के प्रमाण पत्र जारी हो गए, आज चक्करगनी बने घूम रहे हैं। और सभापति यही नहीं, ये जो इसी शेड्यूल के अंदर जो नायक और नायकड़ा, सभापति महोदय कितना बड़ा मजाक है, क्रम संख्या 57 पर थोरी और नायक एससी में, और क्रम संख्या एसटी की क्रम संख्या 10 में नायकड़ा, चोलीवाला नायक और कंपाड़िया नालिक ये एससी में। मैं समझता हूं ये कुछ ऐसी विसंगता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को, जिन्होंने जब मीणा और मीना का विवाद हुआ, उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, एक परिपत्र जारी करके उस मामले को ठीक किया। ये आज इस मामले के अंदर निश्चित तौर पर आपको बात करनी चाहिए। और सभापति महोदय, मैं मेरी बात को समाप्ति की ओर लेकर जाऊं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार अब जो राजस्थान डेब्ट रिलीफ एक्ट लेकर आ रही है, आप लेकर आ रहे हैं। इससे पहले इसी सदन ने सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2020 पारित किया था। हमने सीपीसी की सेक्शन 60 की उपधारा 1 में एक परंतु जोड़ के 5 एकड़ तक की कुर्की भूमि को कुर्की से मुक्त रखा था। राजस्थान में 18,000 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई फसली ऋण नहीं चुकाने से। मैं समझता हूं मंत्री महोदय, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के सेक्शन 37 का अध्ययन जरूर करवा लिया। सेक्शन 37 ये कहता है कि राजस्थान के अंदर किसान की भूमि कुर्क नहीं की जा सकती, और परंतु रोड़ा एक्ट ये कहता है जो बना हुआ है, जिसको रिपील करना चाहिए, कि अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सामने किसान डिफॉल्टर है तो उसकी जमीन नीलाम होगी। इसलिए रोड़ा एक्ट को रिपील करने की बात कहो, ये नए एक्ट लाकर झुंझुना पकड़ाने की कोशिश मत करो। और सभापति महोदय, ये जो पैरोकार करते हैं राजस्व मंडल में, इनकी तनख्वाह है 3,000 रुपये, पर वकील साहब जमे बैठे हैं, पैरोकारी वही करूंगा क्योंकि दूसरा मामला बहुत है। मतलब नरेगा के मजदूर से भी कम मजदूरी इनकी है। और सभापति महोदय, मैं एक बात कहकर, ये जो कॉलोनाइजेशन वाला मामला, कॉलोनाइजेशन का इलाके की बात सूरतगढ़ के एमएलए साहब ने कही, उसमें एक बार हाई पावर कमेटी बनी थी, उसमें जोड़ पायतन की किस्म उस वक्त बदल दी थी। कॉलोनाइजेशन हुआ, नहरें आए, जोड़ और पायतन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि डिग्गिया निर्माण हो गई, हजारों बीघा जमीन किसान को अलॉट हो गई। जोड़ पायतन की किस्म सरकार ने बदली, जमीन सरकार ने नीलाम की। अब अधिकारी चांदी कूटने के लिए रेफरेंसेस कर रहे हैं उन जमीनों को भी, कि जोड़ पायतन में किसान को जमीन अलॉट होगी। इसलिए मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस मक्खड़ जाल से किसान को बचाओ। और विशेष तौर पर यह भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। अब तो मांग उठने लग गई कि किसान को भी अब सिविल न्यायालय में जाने का अधिकार हरियाणा की तरह अब सरकार दे। सिविल कोर्ट में इस किसान को की लूट कम होगी, क्योंकि सारे एसडीएम के कार्यालय लूट का अड्डा बन गए। सारे कलेक्टर्स सरकार की सरपरस्ती के अंदर सरकार के आला अधिकारियों के कारण और सचिवालय से निर्देश जारी होने लग गए। मैं दर्शक दीर्घा में उनको संबोधित नहीं करूंगा, पर उन्हें चेतावनी दे रहा हूं मैं, ये आप सचिवालय से आदेश कलेक्टर को करके ये जमीनों की खूट-फूट करने और ये भ्रष्टाचार की गंगा के अंदर हाथ धोने का जो काम कर रहे हैं हमारे हैं। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं हमारे हैं, ज्यादा समय नहीं है, 9 महीने बाद आएंगे, जुडिशियल कमीशन बनाएंगे और ये जमीनों की लूट को नाक से निकाल के रहेंगे।